हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम आपके जनरल स्टडीज का अध्ययन करा रहे हैं और जनरल स्टडीज में इस समय हम लोग टारगेट कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर और जीडीसी को टारगेट बना करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये श्रृंखला आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। आज यहाँ पर हम ये चौथा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, जनरल स्टडीज का। इससे पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और यहां पर आप जानते हैं कि हम उन हर सब्जेक्ट्स को शामिल कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, ये सारे विषय यहां पर शामिल किए गए हैं और आप चाहते हैं जो मैं पढ़ाता हूं, बोलता हूं, सब कुछ लिखे हुए फॉर्म में मिल जाए और ये सब कुछ। तो यहां पर एक छोटी सी फीस पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको 3 टेस्ट हो रहा है इस समय। करंट अफेयर का संडे को टेस्ट हुआ था, कल के डेट में उसका रिजल्ट भी अनाउंस हुआ है। अब अगला टेस्ट बुधवार के डेट में, फिर फ्राइडे, यानी इस तरीके से आपका 3 टेस्ट होगा और बाकी सारी चीजें पीडीएफ के फॉर्म में और सारा आपको मटेरियल मिलता जाएगा। यहाँ पर जो भी चीजें लिखी गई हैं, और ये आपका है व्हाट्सएप नंबर। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके जो है उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से ही कांटेक्ट करना है। तो यहाँ पर आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन है भैया, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके जीआईसी एलटी ग्रेड का जो अभी 14 विषयों का एग्जाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के देखें कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो 4 विकल्प है उनमें से सही क्या है? पहला है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा संसद, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। ये आपका विकल्प सही है। मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक होता है उच्चतम न्यायालय होता है वो, ठीक है। अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत के अनुसार राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों की छीनता हो या उसको कम करता हो, यानी न्यून करता हो, ठीक है। इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, ठीक है। तो इस तरीके से, और साथ ही साथ अनुच्छेद अगर हम 32 की बात करें एवं 236 के अंतर्गत, कौन कौन से? 32 एवं 236। तो इसमें क्या है? ये इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को रिटे यानी रिट्स निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है, जिसको हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। इसके द्वारा मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाता है, ठीक है, संरक्षण किया जाता है। मूल अधिकारों के प्रवर्तक संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। मित्र, ये बात जान लीजिए, ये जो श्रृंखला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी जीआईसी एलटी ग्रेड में बिल्कुल धमाल मचा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप आराम से इस जो ग्रुप मैंने बनाया उसमें जुड़ करके पूरे पीडीएफ्स को एक्सेस करें, टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, करंट अफेयर के जो है टेस्ट हैं जो उनमें आप पार्टिसिपेट करें, रेगुलर क्विजेस दें और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्टिव टोटल मैटर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ पर हमने ये स्मार्टली चीजों को कवर करने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन देखो, लोकसभा के शून्य काल की अधिकतम अवधि क्या है? 30 मिनट, 60 मिनट, 2 घंटे, अनिश्चित काल। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है क्या? ये 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट यानी 1 घंटे। भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल होता है, जिसे शून्यकाल कहा जाता है। इसका समय सामान्यतः 12 बजे से, कब? 12 बजे से 12 से 1, ठीक है, दोपहर में जो 12 से 1 का समय होता है उसी दौरान ये माना जाता है, ठीक है। दोपहर 12 बजे आरंभ होने के कारण इसको क्या बोला जाता है? शून्यकाल। कभी ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इसको शून्यकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह दोपहर 12 बजे आरंभ होता। अब जो भी लॉजिक हो इसके पीछे। शून्यकाल का आरंभ 1960 के दशक से हुआ। कब? 1960 के दशक से, ठीक है। तो ये भी आपको जानना चाहिए। जब बिना पूर्व सूचना के जो अवलंबनीय लोक महत्व के विषय को उठाने की प्रथा शुरू की गई थी। शून्यकाल के समय उठाने वाले प्रश्नों पर सदस्य जो होते हैं, लोकसभा के सदस्य, वो तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सारगैसो समुद्र की विशेषता है, आपको बताना है। अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, अत्यधिक लवणीय पानी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। देखिए यहाँ पर सही विकल्प आपको बताना है। तो सही विकल्प है भैया एक विशिष्ट समुद्री वनस्पति, ठीक है। यह अटलांटिक महासागर में स्थित एक ऐसा क्षेत्र है। कौन? ये सारगैसो समुद्र, ठीक है, अटलांटिक महासागर क्षेत्र में स्थित एक ऐसा मतलब समुद्र है, ठीक है, जो अपने शांत पानी और प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले समुद्री शैवाल और सर्वासम के लिए
फेमस है। किसके लिए? समुद्री शैवाल और सर्गासन के लिए फेमस है, इसीलिए इसको सार्गैसो समुद्र कहा जाता है। ठीक है। महासागरों में जब गर्म और ठंडी जलधाराएं चलती हैं तथा यहाँ इन गर्म एवं ठंडी जलधाराओं का मिलन होता है और वहां प्लैंकटन नामक समुद्री वनस्पति पाई जाती है। कौन सा? यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? प्लैंकटन नामक समुद्री वनस्पति। ये देखो, ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से इस सागर पर मत्स्य या मछली का उत्पादन केंद्र भी माना जाता है और पाया जाता है। ठीक है। सार्गासो सागर उत्तरी अटलांटिक, कहां पर? उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर देखिए, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपको बताना भाई। 4 विकल्प: गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है। इसमें जो सही विकल्प है वो है आपका गुजरात। जी हाँ, क्योंकि जब ये क्वेश्चन बना था 2007 और 13 में, उस समय उत्तर प्रदेश था, लेकिन वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो इसका जो सही विकल्प है वो गुजरात होगा। ठीक है। तो गुजरात भारत का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य है वर्तमान समय में, जो राष्ट्रीय उत्पादन में कितना? 50%। ठीक है। 50% से अधिक का योगदान देता है। ठीक है। जिससे यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य बन गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश दूसरे व तीसरे नंबर पर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सरकार की पूंजी बजट प्राप्तियों का अवयव नहीं है? तो बाजार ऋण, विनिवेश प्राप्तियां, सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से उधार, कर प्राप्तियां। तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है आपका कर प्राप्तियां। ठीक है। पहला यहां पर सरकार की ऐसी सभी प्राप्तियां जिनसे देयता प्राप्त हो, ठीक है, या वित्तीय संपत्तियां कम हो, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। उनको क्या बोलेंगे? पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है। इसके अंतर्गत ऋण वसूली, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई का विनिवेश, ऋण ग्रहण, रिजर्व बैंक से सरकारी उधार, ट्रेजरी बिल, विदेशी सरकारों और निकायों से प्राप्त ऋण, राज्य भविष्य निधि आदि को मिल किया जाता है। ठीक है, मिलाया जाता है। यहां पर अगर हम बात करें कर प्राप्तियों का, तो ये जो है आपका पूंजी बजट प्राप्तियों का अवयव नहीं है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन यहां पर देखें, ब्रह्मोस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? आपको बताना है। 4 विकल्प है। ठीक है। तो इनमें से जो सही विकल्प है आपको बताना है, यह एक पराध्वनिकी परिभ्रमण प्रक्षेपात्र है। यह भारत में रूस के सहयोग से बनाया गया है। इसे दाग कर सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी में 22 मार्च 2010 को किया गया। उसकी उड़ान परास 400 किलोमीटर। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर डी। जी हाँ, उसकी उड़ान परास 400 किलोमीटर है। आपको यहाँ बताना है कौन सा नहीं है। तो नहीं कौन है? ये है। बाकी अगर हम बात करें ये और ये तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे। ठीक है, मतलब कथन सही है, ये वाला आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर गलत ही पूछ रहा है, यानी नहीं ही पूछ रहा है, तो यहाँ पर चौथा सही हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ब्रह्मोस की, तो ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता ध्वनि के 3 गुना अधिक तीव्र है। ठीक है। और जब ये प्रश्न पूछा गया था उस दौरान अगर हम बात करें, तो इस समय उसकी उड़ान परास कितनी थी? 290 किलोमीटर थी, जिसे वर्तमान समय में बढ़ा करके 400 प्लस किलोमीटर तक सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसका नामकरण भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मास्कवा नदी के प्रथम अक्षरों को लेकर के किया गया है। ठीक है। तो ब्रह्मोस इसीलिए इसका नाम रखा गया है। और यह मिसाइल परियोजना रूस और भारत की संयुक्त परियोजना है, तो इससे कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। इसके वारहेड पर 300 किलोमीटर तक विस्फोटक पदार्थ लोड किया जा सकता है। इसे एक साथ हेलीकॉप्टर, जलपोत और मिसाइल लॉन्चर से छोड़ा जा सकता है। तो इतना आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखें, यह निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो यहाँ पर देखें 4 विकल्प: स्टार फिश, जेलीफिश, डॉग फिश, समुद्री घोड़ा। ये क्वेश्चन बनता है भाई। यहाँ पर देखें वास्तविक रूप से मछली है। देखो यहाँ पर फिश दिया हुआ है ना, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन वास्तविक मछली कौन है? समुद्री घोड़ा। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप से मछली की प्रजाति के अंतर्गत आने वाला भारतीय अटलांटिक महासागरों की एक अस्थिर बोनी मछली है। ठीक है। जबकि अगर हम बात करें स्टारफिश, जेलीफिश और कौन, ये आपका स्टारफिश, जेलीफिश और डॉगफिश, क्रेफिल, कटल फिश, सिल्वर फिश, डेविल फिश, ये क्या है? ये फाल्स फिशेस हैं, यानी नकली मछलियां हैं। ये सभी मत्स्य वर्ग के अंतर्गत नहीं आने वाले समुद्री जीव हैं। ठीक है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। तो देखो ये क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं भाई। यहाँ पर माइक्रोन, नैनोमीटर, फर्मीमीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका फर्मीमीटर।
क्या है? फर्मीमीटर। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? फर्मीमीटर है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, ग्लोबल पुरस्कार 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, मादक पदार्थ के विरुद्ध अभियान के लिए। तो यहां पर देखें सही विकल्प क्या होगा आपका? सही विकल्प है ये वाला, ठीक है, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, ये आपका सही विकल्प है। ग्लोबल 500 यानी ग्लोबल 500 नामक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है, ठीक है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, ठीक है, UNEP, ठीक है, UNEP द्वारा 1987 में, कब? 1987 में शुरू किया गया। यह पुरस्कार पर्यावरण और मानवीय उपलब्धियों को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए प्रारंभ किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर देखो, ये है भैया, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित नहीं है? बात हो रही है कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पर देखें, ये जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल आपको हम उस टाइप का प्रैक्टिस देने का प्रयास करें जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल 40 क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिस आपको मिल रहा है। रेगुलर मेहनत करिए, जीएस वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखें, ब्लैक फॉरेस्ट, ग्रीन पर्वत, रेड और व्हाइट पर्वत, तो आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये जो है आपका ब्लैक फॉरेस्ट जो है, ब्लैक फॉरेस्ट दक्षिण पश्चिमी जर्मनी में स्थित एक वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है। यह जर्मनी के वार्डेन वुटमबर्ग राज्य में है, ठीक है, और पश्चिम और दक्षिण में राइन घाटी से घिरा हुआ है। पश्चिम और दक्षिण में किससे? राइन घाटी से, राइन नदी भी है यहाँ पर, ठीक है, उससे घिरा हुआ। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है फेल्डवाक्स है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर देखें बहुत बार ये पूछा जा चुका है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1493 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो 4 विकल्प है, देखिए, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड। सही विकल्प है आपका मीथेन, ठीक है, मीथेन आपका सही विकल्प है। शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें मुख्य रूप से पाई जाते हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प है उसमें मीथेन है, ठीक है। और शनि ग्रह का वायुमंडल अधिकांशतः हाइड्रोजन गैस से निर्मित है, और इसके बाद हीलियम की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। मीथेन और अमोनिया की भी अल्प मात्रा पाई जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सही से यही आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? पूछा जा रहा है क्या कि कौन सी ऐसी सीमा है, मतलब भारत राज्य की सीमा है जो म्यांमार से नहीं मिलती है? तो आपको बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। सही विकल्प है आपका असम। देखिए यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद उसका आंसर करें। तो सही विकल्प क्या है? असम है। असम यानी म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य की अगर हम बात करें तो नागालैंड ये है, मिजोरम है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, ये सब है, लेकिन असम नहीं है। भारत की स्थलीय सीमाओं की लंबाई की अगर हम बात करें तो वहां पर जो है ये आपका सही सुमेलित होता है, ठीक है। म्यांमार के साथ भारत की लगभग 1643 किलोमीटर की लंबाई मिलती है। यह 4 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, उत्तर में चीन और नेपाल और भूटान, और पूर्व में म्यांमार तथा बांग्लादेश है। भारत की सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करते हैं तो किसके साथ साझा होती है? बांग्लादेश के साथ, ठीक है, जो अभी ऐठा हुआ है अलग ही। सबसे छोटी अगर सीमा की हम बात करते हैं तो कौन सा है? अफगानिस्तान। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर इतना क्वेश्चन आपको जानना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। सही विकल्प है आपका डी, जी हाँ, योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा मार्च 1950 में हुआ था, ठीक है, 1950 में हुआ था, ठीक है। और इसका उद्देश्य सरकार के घोषित उद्देश्यों के अनुरूप देश के संसाधनों का कुशल उपयोग करके लोगों के जीवन स्तर में तेजी से वृद्धि करना, उत्पादन को बढ़ावा देना तथा समाज की सेवा में सभी को रोजगार के अवसर प्रदान करना। अब इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया। हालांकि काफी चेंजेस हो गए हैं उसमें। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, अंतरराष्ट्रीय परिषदों का निर्माण स्रोत है, ठीक है, संवैधानिक प्रावधान, संसदीय कानून, योजना आयोग का अनुशंसा, मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संकल्प। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर
संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत भारत के संविधान का अनुच्छेद 263 है। क्या है? 263 है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को अंतरराज्यीय परिषद बनाने का अधिकार देता है। यह परिषद केंद्र और राज्यों के बीच या विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, 28 मई 1990, कब? 28 मई 1990, ठीक है, 1990 को राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी। तो ये डेट आपको ध्यान रखना है इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, यह है भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? आपको बताना है सही विकल्प क्या होगा। 4 यहाँ पर विकल्प दिए हैं। इन विकल्पों के माध्यम से जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका पहला 3, 5, 2 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के न्याय हैं, उनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, क्या न्याय की बात की जा रही है? कितने प्रकार के न्याय हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता की बात की जाती है तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है भैया। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये आपकी स्वतंत्रता है। ठीक है, उसके बाद समानता, ये 2 प्रकार की है। ठीक है, कितना है? 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, और अगर हम बात करें अगला भातृत्व, ये क्या है? एक समानता। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का, इस प्रकार का इसका उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम लिखिए। ठीक है, और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनना है आपको। काल कोठरी की घटना, बक्सर का युद्ध, मीर जाफर की युद्ध और इलाहाबाद की संधि, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर पढ़े, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए उन सारी चीज़ों को आपको पढ़ाया जा रहा है डिस्क्रिप्टिव तरीके से। जितना आपको दिया जा रहा है मैटर, बहुत सोच विचार करके चुनिंदा मैटर्स दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर 4 जो है ये है, तो इसमें जो सही विकल्प है वो है आपका ये वाला पहला, यानी पहले नंबर पर आता है कालकोठरी की घटना। ठीक है, कालकोठरी की घटना। ठीक है, इससे यह जो है इस समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था, जिसमें 146 लोगों को बंद कर दिया था। 23 लोग बचे थे, 123 लोग स्वाहा हो गए थे काली कोठरी में। ठीक है, ये घटना कब हुई थी? 20 जून 1756। कब? 20 जून 1756 को। ठीक है, ये कालकोठरी की घटना हो गई। उसके बाद अगला नंबर आता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764। इसी के परिणाम स्वरूप हुआ था 22 अक्टूबर। ठीक है, 1764। ठीक है, ये इस तरीके से। उसके बाद ये आप जानते हैं किसके किसके बीच हुआ था? बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, ये मुगल शासक जो था शाह आलम सेकंड की सम्मिलित सेना थी और अंग्रेजों से लड़ी लेकिन पराजित हो गए। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन किया था? मुनरो ने किया था, और इसी का बदला लेने के लिए मुनरो वहां पर आया था। उसके बाद अगला है मीर जाफर की मृत्यु। मीर जाफर की मृत्यु की जब हम बात करते हैं मित्र, तो मीर जाफर की मृत्यु हुई थी भैया फरवरी 1765 में। ठीक है, फरवरी ठीक है फेब 1765 में। और उसके बाद इलाहाबाद की संधि की हम बात करें तो ये अगस्त 1765 में। ठीक है, तो इस तरीके से ये घटनाएं हैं, इनको आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखो, बादशाहनामा का लेखक कौन है? आपको बताना है। तो यहाँ पर निजाम अहमद, अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल अब्दुल अहमद लाहौरी। तो यहाँ पर बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प आपका क्या होगा? सही विकल्प है डी, यहाँ पर अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां के काल में बादशाहनामा लिखा था। ठीक है, किसके काल में? जो है शाहजहां के काल में। ठीक है, इतना आपको जानना चाहिए, बहुत जरूरी है। दरअसल बादशाहनामा की रचना 3 व्यक्तियों ने किया था कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो। सर्वप्रथम बादशाह के आदेशानुसार जो है मोहम्मद अमीन काजाविनी ने शाहजहां के प्रथम 10 वर्षों का इतिहास लिखा था। ठीक है, और बादशाहनामा में संकलित किया था। कुछ समय बाद अब्दुल हमीद लाहौरी ने भी बादशाहनामा की रचना की। उसके पश्चात तीसरे जो बादशाहनामा की रचना करने वाले थे वो मोहम्मद वारिस ने की थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में है वो अब्दुल हमीद लाहौरी जो दूसरे नंबर में, तो उनको आपको यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है अब्दुल कादिर बदायूनी की, तो इन्होंने मुंतखब उल तवारीख की रचना की थी जो अकबर के काल में हुई थी। और उसके बाद निजामुद्दीन की, अगर इनकी हम बात करें
तो इन्होंने तबकात ए अकबरी की रचना की थी। किसकी? तबकात ए अकबरी की रचना की थी। और अबुल फजल जो कि अकबरनामा का रचना किया था। तो इस तरीके से आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी थे? देखो क्वेश्चन करिए, विद्यार्थी जो है शिक्षा प्राप्त करते थे 8,000, 10,000, 12,000, 15,000। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है आपका बी। ठीक है, ये आपका सही विकल्प है 10,000। प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक जो वर्तमान समय में बड़गांव नामक ग्राम के समीप यह शिक्षण केंद्र स्थित है। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार इसका संस्थापक सक्रादित्य। कौन किया था? सक्रादित्य। ठीक है, सक्रादित्य की पहचान कुमार गुप्त प्रथम से की जाती है। किससे? कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप इसको देखें। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है यहाँ पर आया था और इसका भ्रमण किया था। एक शिक्षा के केंद्र के रूप में नालंदा की ख्याति 5वीं शताब्दी से बढ़ी तथा 6वीं शताब्दी तक आते आते यह शिक्षा का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया, हब बन गया। ठीक है, यहाँ चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, दक्षिण एशिया आदि देशों से विद्यार्थी जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। और ह्वेनसांग के अनुसार लगभग 10,000 लोग यहाँ पर नियमित शिक्षा ग्रहण करते थे। लगभग 2,000 शिक्षक थे। ठीक है, इतना बड़ा, बहुत बड़ा आप सोच सकते हैं। यह विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था जहां छात्र और शिक्षक एक साथ रहते थे। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ठीक है, जब ये भी क्वेश्चन बन जाता है। इसने शी यू की, ठीक है, नाम से अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था। शी यू, ठीक है, यू की नाम से अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। इतना आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? चंगेज का, महमूद गजनवी, अब्बासी का, अफरासियाब का? तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका अफरासियाब का। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा भी है। बलबन अपने को इराक के प्रसिद्ध वंश अफरासियाब का वंशज मानता था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह इल्बरी तुर्क जनजाति का था। कौन सा? इल्बरी तुर्क जनजाति का था। लेकिन बलबन ने अपने शासक को मजबूत करने और अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए इस वंश से अपना संबंध को जोड़ लिया था। ठीक है, दावा किया था। बलबन अपने राजनीतिक आदर्श के लिए फारस के पौराणिक वीरों से प्रेरणा लेता था। ठीक है, बलबन ने स्वयं की वंशावली को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित वीर तुरान के तुर्क पौराणिक अफरोसियान से जोड़ा तथा संजर यानी इस्लाम का नायक को अपना पथ प्रदर्शक घोषित किया था। तो इतना आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत में यंग बंगाल आंदोलन, कौन? यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसने किया था? आपको बताना। राधाकांत देव, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, केशव चंद्र सेन, चार्ल्स विल्किंसन। तो आपको बताना है भाई सही विकल्प है आपका ये वाला, हेनरी जो है लुइस विवियन डेरोजियो। तो आपको बताना यहाँ पर सही विकल्प है ये कि यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1828 में। कब हुआ? 1828 में हेनरी लुइस विलियम जो है विवियन डेरोजियो द्वारा किया गया था। आंदोलन के जो प्रमुख मुद्दे थे उसमें प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के जो अत्याचार से जो है रैयतों की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवा में भारतीयों को रोजगार, इस तरीके की इनकी प्रमुख मांगे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित देशों में कौन सा क्षेत्रफल के दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है? तो कांगो राज्य, ये सब, अल्जीरिया, नाइजीरिया। आपको बताना है सही विकल्प। आप आराम से आंख मूंद करके बता सकते हैं। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो कौन है? अल्जीरिया। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्र की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ध्यान दीजिएगा, अल्जीरिया जो है एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन? अफ्रीका। क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका के बाद दूसरा महाद्वीप है। और अफ्रीका का जो सबसे बड़ा देश है वो अल्जीरिया है। और छोटे देश की अगर हम बात करें तो सेशेल्स है। अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश की अगर हम बात करेंगे तो ये भैया नाइजीरिया है। ठीक है, तो ये आप दो चीजें ध्यान रखिएगा, ये जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर, और ये क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, ये आपको इतना जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। जब देखो यहाँ पर, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो सांस की गति कम हो जाती है या बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती, पहले घटती है फिर बढ़ती है। आपको बताना भाई सही विकल्प है ये वाले। ठीक है, यह आपका बढ़ जाती है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने पर सांस की गति तेज हो जाती है। लगातार कार्य करने या दौड़ने पर ऑक्सीजन जो है कोशिकाओं तक
पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है और उसका कारण क्या होता है, आदमी हांफने लगता है और थकावट महसूस करने लगता है। ठीक है, आराम करने पर ऑक्सीजन की पूर्ति होने से में तो स्थिति क्या हो जाती है, सामान्य हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा। फैजाबाद, बस्ती, ये यूपी स्पेशल क्वेश्चन है भाई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका ये वाला, बस्ती। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, तो लखनऊ के चांदसराय से गाजीपुर यानी हैदरिया, ठीक है, तक लगभग 341 कितना 341 किलोमीटर लंबा है। यह मार्ग कुल मिलाकर के 9 जिलों से होकर गुजरता है, लखनऊ, उसके बाद बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। यह मार्ग जो है बस्ती से नहीं गुजरता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता, ठीक है, से संबंधित है। अनुच्छेद 41, 43, 44, 42 आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर सही विकल्प है आपका सी, अनुच्छेद 44। क्या हो रहा है, अनुच्छेद 44 भारतीय संविधान का भाग 4 यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है, कितना 36 से 51 तक, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अनुच्छेद 44 की अगर हम बात करते हैं, राज्य का कर्तव्य है कि पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करे। ये आपका यहाँ पर सही विकल्प होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व क्रम पर आपको विचार करना है। बेतवा, कीन, सिंध, चंबल, पश्चिम से पूर्व आपको नदियों का सीक्वेंस लगाना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इन विकल्पों के माध्यम से कूट आपको सही करना है। सही है ये वाला, ठीक है, 4 3 1 2, ठीक है, 4 3 1 2। तो यहाँ पर 4, ठीक है, उसके बाद 3, फिर उसके बाद 1 इसका नंबर आता है, फिर उसके बाद 1 इसका, देखो यहाँ पर चंबल, फिर उसके बाद सिंध, फिर उसके बाद बेतवा, फिर उसके बाद केन का नंबर आता है। ठीक है, अगर हम बात करें यमुना नदी यमुनोत्री से निकल करके प्रयागराज में गंगा से मिलती है और उनकी ये सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा और केन हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, यह है जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों पर का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो ये बात हो रही है जापान के 4 द्वीप, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोशु, होकाइडो, शिकोशु, होन्शु, क्यूशु, तो ये 4 नाम है। इन चारों नामों के आपको बताना है कि सही जो है कौन सा है। क्या पूछ रहा है, 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम, इस तरीके का क्वेश्चन बना देगा भाई, फंसा देगा आपको। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए आपको यहाँ पर करा जा रहा है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप नहीं किया तो गलत बात है, कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका सी, होकाइडो, होन्शु, शिकोशु और क्यूशु, ये आपका सही सीक्वेंस होगा। देखिए जापान को निप्पन क्या कहा जाता है, निप्पन, ठीक है, निप्पन कहा जाता है। और कहा क्या जाता है, सूर्योदय का देश, ठीक है, सुकुमार फूलों का देश, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, ये 4 नामों से इसको सुशोभित किया जाता है अलग अलग। एक बार ध्यान दीजिएगा, निप्पन, सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इनको ध्यान देना है। इसमें लगभग 3900 द्वीप हैं, कितने 3900, 3900 द्वीप हैं कुल मिलाकर के। ठीक है, परंतु 4 बड़े देश जैसे होकाइडो, होन्शु, शिकोशु और क्यूशु, ये वाले ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसी तरीके से। जापान का सबसे बड़ा मैदान कांटो मैदान कहां पर है, ये पूछा जाता है, कहां पर, होन्शु द्वीप पर। कांटो मैदान कहां पर है, होन्शु द्वीप पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला। आप इसके लिए आंख मूंद करके आप लगा सकते हैं, हमारा जिला याद रखें। ठीक है, आंवला, ये देखो प्रतापगढ़, आंख मूंद करके लगा दीजिएगा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक आंवले का खेती कहाँ होती है, प्रतापगढ़ जिले में होती है। प्रतापगढ़ के खास करके कुंडा और काला काकर क्षेत्र में आंवला उत्पादन क्षेत्र विशेष फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर काफी फेमस है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल, मतलब ये खुदाई कराए थे तो यही आपको सही सुमेलित करना है। हड़प्पा खुदाई, दयाराम साहनी, लोथल SR राव और सुरकोटदा JP जोशी, धौलावीरा BK थापड़। तो ये आपका क्वेश्चन है भाई, इसको आपको ध्यान देना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो डी ऑप्शन BK थापड़, धौलावीरा के नहीं है, बाकी ये सही है। ठीक है, ये भी सही सुमेलित, ये भी सही सुमेलित है। तो अगर हम बात करें धौलावीरा जो कि गुजरात में है, इसकी खोज 1967-68 में JP जोशी साहब ने किया था। किसका, धौलावीरा का, JP जोशी, BK थापड़ साहब ने नहीं किया था। इसका उत्खनन कार्य 1990-91 में डॉक्टर RS बिस्ट के निर्देशन में हुआ था। यहाँ से सुरक्षा गृह
तथा अन्य स्थापत्य अवशेष प्राप्त हुए, इसलिए धौलागिरी बी के था। फिर ये सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्मस्थल था? तो देखिए यहाँ पर अमृतसर, नाभा, ननकाना, नांदेड़। तो आप सब जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर सही विकल्प है ननकाना। ठीक है, तो सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 में। कब? 15 APR 1469 में। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। जन्म स्थान तलवंडी ग्राम रावी नदी के किनारे, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में हुआ था। आगे चल करके तलवंडी का नाम ननकाना साहिब पड़ गया। और ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? लाहौर अधिवेशन 1940, ठीक है, मुंबई अधिवेशन 1915, दिल्ली अधिवेशन 1918, ये कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो सही विकल्प है ये लाहौर अधिवेशन 1940, ये आपका सही विकल्प है। तो अगर हम बात करें हैं लाहौर अधिवेशन, जो कि मार्च 1940 मुस्लिम लीग का अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा किया कि मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं बल्कि एक राष्ट्र है, राष्ट्र के लिए एक भौगोलिक क्षेत्र और स्वदेश आवश्यक है। इस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, इसमें जो है भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों को स्वतंत्र व सार्वभौमिक राज्य बनाने की मांग की गई। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एक भारतीय नागरिक द्वारा व्यक्तिक स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है? तो आपको बताना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और ये चारों तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, यहाँ पर देखें ये सही विकल्प है आपका। और उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 कितना 32 और 226 226 ये के तहत सर्वोच्च व उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, 5 प्रकार की रिटें हैं, आप सब जानते हैं, हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे बोलते हैं, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में तेल शोधन कारखाना नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछ रहा, कोचीन, चेन्नई, कांडला, विशाखापट्टनम। सही विकल्प क्या होगा भाई? सही विकल्प है आपका सी, क्या है? सी, कांडला। ठीक है, कोचीन, चेन्नई व विशाखापट्टनम अगर हम बात करें तो तेल शोधक बंदरगाह है। ठीक है, कोचीन, चेन्नई और विशाखापट्टनम ये क्या है? तेल शोधक बंदरगाह है। लेकिन कांडला की अगर हम बात करें, कांडला बंदरगाह रासायनिक उर्वरक से संबंधित है। किससे? रासायनिक उर्वरक से संबंधित है। यह गुजरात राज्य में स्थित है कांडला। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और अभी आगे हम इसको बताएंगे भी कहाँ पर स्थित है। देवरिया, झांसी, वाराणसी, गोरखपुर। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका चारागाह झांसी। ठीक है, जब चारागाह की बात आएगी तो झांसी, घास झांसी, चारा घासी, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। संस्थान का स्थान झांसी में है। स्थापना इसका 1962 में। कब? 1962। ठीक है, चारा से मतलब घासी, घासी का मतलब झांसी, आप इसको ध्यान रखें। इसका उद्देश्य क्या था कि चारा उत्पादन व उपयोग पर अनुसंधान करना। ठीक है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करना, समन्वित विकास में योगदान करना, ये सब इनके प्रमुख कारण हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम? टैकोमीटर, जो है स्फिगोमैनोमीटर, एक्टियोमीटर और बैरोमीटर। आपको बताना सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर बी वाला यार। ठीक है, स्फिगोमैनोमीटर। ठीक है, ये जो सही विकल्प है स्फिगोमैनोमीटर है। और यह धमनी का रक्तचाप, जो रक्तचाप होता है उसको मापता है। ठीक है, अगर हम बात करें अन्य जो उपकरण है एक्टियोमीटर की, तो उससे सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, इससे सूर्य की किरणों। बैरोमीटर की बात करें वायुमंडलीय दबाव को नापता है। टैकोमीटर की बात करें तो मोटर बोट यानी वायुयान की गति को मापता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है? एल्युमिनियम, क्रोमियम, टिन, कार्बन। बताओ भाई सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है यहाँ पर जो है आपका बी, क्रोमियम। ध्यान दीजिएगा, क्रोमियम आपका सही विकल्प है। धब्बा रहित लोहा यानी स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करें तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जंग नहीं लगता है। अब इसका उपयोग बर्तन, छुरी, कांटा आदि में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, गोल्डन धान अच्छा स्रोत है किसका? ठीक है, गोल्डन राइस। यहाँ पर देखिए वसा का, प्रोटीन का, विटामिन ए का और विटामिन बी का। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। तो सही विकल्प है भैया ये आपका विटामिन ए यानी सी विकल्प आपका सही है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें गोल्डन राइस का, तो गोल्डन राइस यानी धान प्लस
बीटा कैरोटीन जीन होता है। ठीक है, बीटा माइनस कैरोटीन शरीर में विटामिन ए की पूर्ति करता है और इसके विकास को प्रोफेसर इंगो पोर्टिकस ने और डॉक्टर पीटर बेयर्स ने किया था। तकनीकी में इसकी तकनीक पेटूनिया पौधे से जीन लेकर धान में प्रविष्ट कराया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये सही विकल्प होता है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था है, ठीक है, क्या है, विकसित, अविकसित, विकासशील, पिछड़ी हुई। तो आप अगर हम देखें यहाँ पर सही विकल्प है विकासशील। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, विकासशील है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था खास करके कृषि प्रधान था, विशाल जनसंख्या है, यहाँ पर निम्न प्रति व्यक्ति आय है, पूंजी का अभाव है, कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है, असंतुलित कारण, ये सारे इसके प्रमुख कारण है। आगे बढ़ते लेते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखें यहाँ पर जल जीवन मिशन योजना, ठीक है, किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई? आपको बताना 2019-20, 22-23, 20-21 और 21-22। आपको बताना है यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प क्या है? ये आपका 19 और 20। हालांकि आयोग ने जो आपका अपना आंसर की माना था वो 21-22 माना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको आयोग ने माना है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो आपत्ति होने पर वो मान लिया जाता है। केंद्रीय बजट 2019-20 में लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को पाइपलाइन से जलापूर्ति करने का, जो जल आप देखते हैं हर जगह गली गली में। ठीक है, बजट 2021-22 के अंतर्गत जल जीवन मिशन शहरी 4378 वैधानिक नगरों में इसकी जलापूर्ति करने के लिए किया गया। तो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ललित एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, आपको बताना है किसका? सेब की, आम की, अमरूद की, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ JCLT ग्रेड। यहाँ पर सही विकल्प है अमित, ये जो है अमरूद की। ठीक है, ललित, इलाहाबादी सफेदा, आरका, मृदुला, श्वेता अमरूद की उन्नत किस्में हैं। आम की किस्मों की अगर हम बात करें तो हापुस, जर्दालू, अल्फासो, ये सब आम की किस्में हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने यहाँ पर 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स देखे। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से और सहजता से समझ में आ रही होंगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रही होंगी। तो नंबर जो दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, कांटेक्ट करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको PDF टेस्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप नहीं किया है तो गलत बात है, आप उसको कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।